सर बजट आ रहा है और इकॉनमी की हालत आपके सामने है। रिवाइवल के लिए कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स बोल्ड इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इस डर के बगैर कि आईएमएफ क्या कहेगा, क्या ऐसा करें कि ग्रोथ रिवाइवल हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाए। देखिए, अभी तक जो स्टेबलाइजेशन के लिए काम किया गया है ना, उसके अच्छे नताइज हैं। और अच्छे नताइज इस सूरत में है कि हमारा जो बजट डेफिसिट है, नदीम भाई आपने देखा होगा, 3 साल पहले 10 ट्रिलियन रुपीस था, यानी 8% ऑफ जीडीपी था। फिर गिर के 5.5% हुआ। फिर इस साल जो है वो 3.9% का बजट डेफिसिट बजट किया गया था, लेकिन 9 मंथ्स में 0.7% है, सिर्फ 0.7% है। उससे आप मान कीजिए मुमकिन है अगले 3 महीनों में कुछ और हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-2.5% ऑफ द जीडीपी पे हमारा बजट डेफिसिट जो है खत्म होता है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह हमारा जो प्राइमरी सरप्लस है, और आपको पता है कि प्राइमरी सरप्लस मतलब हमारे टोटल रेवेन्यू माइनस हमारे जो एक्सपेंडिचर, उसका जो बैलेंस है, उसके 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 अलावा आपके डेट सर्विसिंग के अलावा उस पे भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। उस पे जो है वो टारगेट था इंटरेस्ट टू। पेमेंट्स के अलावा जो जी। हाँ, जो डेट सर्विसिंग के अलावा तो हमारा रेवेन्यू जो है वो 4 ट्रिलियन जो है वो टोटल रेवेन्यू हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से 4 ट्रिलियन रुपीस ज्यादा है। तो ये तो कभी हमने देखा नहीं था। 3 साल पहले, 2 साल पहले 1 ट्रिलियन हम नेगेटिव थे। तो ये दो मेजर जो है वो आईएमएफ देखती है। वो कहती है बाकी बीच के अंदर आप करें। तीसरा जो मेजर देखती है आईएमएफ, वो ये होता है टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो अनफॉर्चुनेटली वहीं का वहीं है, और उसकी वजह आपको पता है कि ये एग्रीकल्चर एंड रिटेल ट्रेडिंग सेक्टर जो है वो उनको छूटे हैं। उनको छूटे तो क्या है, टैक्स में एक में छूटे है, लेकिन दूसरे में तो इन्फोर्समेंट के इश्यूज जो है वो हैं। अगर उसको वो प्रॉपर तरीके से कि 23% आप इमेजिन कीजिए कि अगर एग्रीकल्चर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता, तो अभी तो हमारा 77% ये 10% पूरे का कर रहा है ना। तो इसका मतलब 12-13% जो है हुआ, अगर आप जीडीपी को जो है वो एग्रीकल्चर से निकाल दें। तो उसके उसके ऊपर इकदाम जो है बातें हो रही हैं 2 साल से। एक में तो मुझे पॉलिटिकल विल, दोनों में बल्कि पॉलिटिकल विल की जो है वो कमी महसूस होती है। अगर उसको वो ठीक कर ले तो हम वी आर ओके। और हम अगर इसी तरह जो है चलते अब देखें, जरूरत बात है कि अवाम हम्म। ने बहुत कुर्बानी दी है ना इस स्टेबलाइजेशन के लिए। सारी की सारी कुर्बानी अवाम पे आई है कि सारे उनके जो कॉस्ट बढ़ गई हैं, सारी जो सब्सिडीज थी वो सारी विड्रॉ हो गई। और वो जो एडिशनल रेवेन्यू है वो लगाया गया था, सुपर टैक्स लगाया था कि 1 साल के लिए हम करेंगे, वो 3 साल 4 साल हो गए अभी तक जो है उसमें कोई कमी वाकई नहीं रहती। और उस वजह से हाई टैक्स रेट होने की वजह से, बहुत वेरी हाई टैक्स रेट के हम कोई 59% पे हैं, और इधर रीजन जो है वो 30 के फेरे में है। इसी तरह एनर्जी कॉस्ट हमारी जो है वो हाईएस्ट इन द रीजन है। इंटरेस्ट रेट दो पहले के मुकाबले में कम हुआ है, लेकिन अभी भी ज्यादा है। तो ये तीन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, जब जाके हम आवाम को जो है वो रोजगार मुहैया कर सकेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट दुरुस्त। होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। आरिफ साहब, जो 10% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट का नंबर है जो सर्वे ने दिया, वन ऑफ द लोएस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इसको ठीक करना पड़ेगा सर, क्या करें। ये बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा, ये कॉस्ट कम करे ना। यानी अगर इन्वेस्टमेंट, आप आज इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में नहीं हो रही। आजकल इंडस्ट्री जो है वो अपनी कैपेसिटी के 50% पे चल रही है। तो क्यों होगी नई इन्वेस्टमेंट? आपका एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के पास जो है वो कैपेसिटी मौजूद है, डिमांड इसलिए नहीं है, वो सेल इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी कॉस्ट हाई है, वो compete नहीं कर पाते। तो पहले तो आप अपने जो कॉस्ट को, स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, और इकोनॉमी में डिमांड पैदा करेंगे। फिर देखें ना, पिछले ये स्टेबलाइजेशन के नाम पे पिछले 2 साल 3 साल में डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गए ना। आपका जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारा वाइप ऑफ हो गया। लोग जो है वो कहाँ, उनकी कुव्वत खरीद जो है, उनकी कुव्वत खरीद को रिस्टोर करना पड़ेगा। पर्सनल टैक्सेशन को जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए जो है वो आपने टैक्सेस जो बढ़ा दिए थे उनको आपको वापस करना पड़ेगा। ये जो टैक्सेस इतने हाई लगाए हुए हैं वो करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। पैसा है मार्केट के अंदर, पैसा ही ऐसा नहीं है। आप ये देखें, हमारे आईपीओज आते हैं, उसका आप देखें, स्टॉक मार्केट को आप देखें। अब कंस्ट्रक्शन में भी जो है वो पैसा जो आने लगा, और दुबई में पैसा जाना बंद हो गया, तो पैसे की तो बहुत
फरमानी है। डिपॉजिट्स आप देखें बैंक के तो पैसे हैं। तोला साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? ग्रोथ रिवाइवल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ करना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कुछ तो होप देनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम भाई। आरिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अशफाक तोला कहता साहब। हूँ, देखें जैसे आपने भी कहा ग्रोथ, आपको आवाज़ आ रही है नदीम साहब? कैन यू हियर मी? जी, अब आ रही है सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी नदीम साहब, आरिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ, देखें ग्रोथ इज़ इमिनेंट, आपको चाहिए होगी, और ग्रोथ के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। पर परसेंटेज आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो होता है तो जीडीपी ग्रोथ 3 लाख लोगों को आप देते हैं। और अगर आप देखेंगे आपको हर साल 15 से 18 लाख नई ग्रोथ आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3% जीडीपी का मतलब है 9 से 9.5 लाख या 10 लाख या 11 लाख की आपकी एम्प्लॉयमेंट है। तो ये गैप आपका बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आपने ये देखा होगा कि आपको एग्रीकल्चर के अंदर आपकी ग्रोथ नहीं है। आरिफ भाई ने भी देखा होगा ये 20 से 23% के दरमियान रोल आउट हो रही होती है, और नई कल्टिवेबल लैंड हम इस्तेमाल नहीं करें, उसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। SIFC के थ्रू हम करना चाह रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट आपका जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, तो वो आपको करना पड़ेगा। देखिए दूसरा स्टेबलाइजेशन की आरिफ भाई ने बात की है, वो बिल्कुल ठीक है कि हमने, और ये 2 सालों में हमने बड़ी स्टेबलाइजेशन की। और स्टेबलाइजेशन कहाँ हुई है अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, आपने ये तय कर लिया कि जी करेंसी को अब हम डीवैल्यू नहीं करेंगे, और उसकी वजह से जो 26% आपका इन्फ्लेशन था, 160 से 290 तक जो आप लेके गए थे डिवैल्यूएशन करके रुपी को, उसका वो जो असरात थे वो आपने अब जायल किए हैं। अगर अभी भी कोई एडवेंचर किया गया डिवैल्यूएशन का अंडर द गाइज ऑफ के जी टेक्सटाइल को हमें सपोर्ट करना है, मैं नहीं समझता आप उनको किसी और तरीके से इंसेंटिव बोनस दे सकते हैं। मेरे नज़दीक इस वक्त नदीम मलिक साहब 2 सालों में IMF के एक प्रोग्राम में रहने की जो कॉस्ट आपने जो पे की है, जो हिडन कॉस्ट है, वो 11,000 बिलियन है। डेली 15 अरब रुपए की ये 25 करोड़ अवाम IMF के प्रोग्राम में रहने की कॉस्ट दे रहे हैं। तो अब स्टेबलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको ग्रोथ मॉडल में जाना है, आपको लोकल इंडस्ट्री को रिवाइव करना, और इस सबसे कॉस्ट से बड़ी क्या लोकल मुराद है इंडस्ट्री आपकी, जो जो है IMF को दे आपकी, रहे हैं? जिसको ये आपने नंबर कैसे कैलकुलेट किया? नहीं IMF को नहीं दे रहे ना। देखिए आपने आपने सबसे बड़ा कॉस्ट आपने क्या बेयर किया है नदीम मलिक साहब, कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 7% to 8% हो गया था एक स्टेज पे। आप 3-3.5% के इन्फ्लेशन में थे, और आप 10.5 से 11% दे रहे थे पॉलिसी रेट, और 2% से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इकोनॉमी को उठा के देख लें, जो आपकी रियल करेंसी थी वो 235 से 250 रुपए की थी, आप 280 का ले रहे थे, और ये दोनों चीज़ें सिर्फ IMF प्रोग्राम में रहने की वजह से आपको करनी। तोला साहब, एक तजवीज़ जो आप देना चाहें बजट के लिए। सर मैं आपको कल यही कहूँगा आरिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो अभी 50 लाख की आपने हद रखी है सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 में, इसको बढ़ा के $1 लाख कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके पास 15 से 16 बिलियन डॉलर आएगा, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। इससे आपकी इंडस्ट्री भी लगेगी, आपको टैक्सेशन को भी बूस्ट मिलेगा, और इकॉनमी का पहिया चल पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव का मतलब है 70 एंसिलरी इंडस्ट्रीज आपकी रिवाइवल होंगी। आप इन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करें। एक्सपोर्ट्स को आप इंसेंटिव ज़रूर दें, बट 8% ऑफ द GDP है उसकी मुताबिकत से दें, और उनकी परफॉर्मेंस पे दें।